Let's start marathon current affairs for UPSC, PCS, and other all examinations. We have to complete it, up to date it. Listen carefully. I'm talking about focus to Bihar. बिहार स्टेट को फोकस कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा. Our Prime Minister Mr. Modi inaugurated Matsya Sampada Yojana. I mean, Prime Minister Matsya Sampada Yojana. यानी PMMSY. पर्पस क्या है? मछली निर्यात को 2024-25 तक 2 गुना करना, 1 लाख करोड़ रुपए तक का टारगेट पहुंचाना, यानी 70 लाख टन मछली का उत्पादन करना. मेरे कहने का मतलब यह है कि मोदी सरकार का यह लक्ष्य है कि मछली निर्यात को 2024-25 तक दोगुना करना, 1 लाख करोड़ टन का उत्पादन करना, 1 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन, और टन में बोले तो 70 लाख टन करना. बिहार के संदर्भ में यह बहुत मायने रखता है. बिहार एक फ्लड प्रोन एरिया है, बाढ़ बहुत आती है और नाले नदी सब जगह झील तालाब भरे रहते हैं. मछली उत्पादन यानी प्रोटीन के संदर्भ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम है और बिहार का ये टारगेट है कि मछली उत्पादन को इस स्तर पर लेके जाना है. अब आइए हम देखते हैं इस योजना का आरंभ बिहार से किया गया है. आप भी समझ सकते हैं चुनावी तैयारी चल रही है और आज के नोटिफिकेशन मालूम है, चुनाव की घोषणा हो गई, तारीखें आ गई. मोबाइल ऐप ई गोपाला, गोपाल मतलब कौन है? जो गाय को पाले, गोपाल. इलेक्ट्रॉनिक गोपाला, ई गोपाला, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसके तहत किसान अपने पशुधन हेतु ई मार्केट प्लेस उपलब्ध कर लेगा. यानी ई गोपाला मोबाइल ऐप पर जाकर के अगर डाउनलोड करते हैं तो पशु संबंधी नस्ल के बारे में, ज्ञान के बारे में, बीमारी के बारे में, पशुओं से जुड़ी जितनी समस्याएं और सुविधाएं हो सकती है सबकी जानकारी मिलेगी और किसान को पशुपालन करने में, पशु खरीदने बेचने में, पशुओं की बीमारी को समझने में और इवन डॉक्टर से इलाज को लेकर के, उसके व्यवहार को लेकर के जानकारी अच्छी होगी. ये मतलब है. अगला आइए, डेयरी डेवलपमेंट, इन सब का उसमें ख्याल होगा. अगला है हमारा, बिहार के पूर्णिया में पशु वीर्य केंद्र स्थापित हुआ है. लागत 84 करोड़ है, यह मायने नहीं है, पर बिहार में पहली बार किसी जगह पर पशु वीर्य केंद्र यानी कि एनिमल स्पर्म्स सेंटर डेवलप किया गया है, बैंक डेवलप किया गया है. जैसे हमारा करनाल है हरियाणा में, ऐसा ही है. ऐसे ही हमारा देखने को मिलता है क्या कहते हैं, केरल में, वहां भी है. मध्य प्रदेश के बिलासपुर में भी ऐसा है. तो बहुत सारे जगह, सूरत फार्म राजस्थान में भी ऐसा है. बिहार में पशुओं से संबंधित बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं था. तो पशुपालन को आगे बढ़ाना है तो सही बात है, उन्नत किस्म के जो पशुओं के जो वीर्य हैं उसे रखा जाए और उसे फिर जो है फीमेल से जाइगोटिंग करवाई जाए. गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, इनसे तो क्या होगा, अच्छे नस्ल के, दुधारू नस्ल के या ज्यादा ऊन देने वाली या फिर ज्यादा मांस देने वाली जो है वेराइटीज तैयार हो जाएगा, नस्ल तैयार हो जाएगा. तो ये इस बार के एग्जाम्स में पूछना है. मत्स्य योजना की शुरुआत बिहार से. पूर्णिया में पशु वीर्य बैंक या रिसर्च सेंटर बिहार में ओपन हुआ है. फिर ई गोपाला जो ऐप है पशुपालन से संबंधित जुड़ा, वो भी लॉन्च हुआ है बिहार के संदर्भ में पहले. अब आइए, अब हम देखते हैं अगला. अगला है आपका मुंगेर से भागलपुर के बीच जो NH80 है. मैंने क्या कहा? मुंगेर से भागलपुर, दोनों गंगा के तट पर है. एक चंपा की राजधानी, सॉरी, एक अंगराज की राजधानी चंपा जो आज भागलपुर है, आज से 2600 वर्ष पहले 16 महाजनपद में 6 सेंचुरी BC. और मुंगेर जो पाल काल की राजधानी थी और बाद में जो है मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था उसकी राजधानी ट्रांसफर होकर मुंगेर आई. तो मुंगेर से भागलपुर के बीच में जो लगभग 120 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है जिसका नाम है NH80, जो 2 लेन का है, एक जाने का आने का, अब उसे क्या किया जा रहा है, 4 लेन का बनाया जा रहा है, 4 लेन का बनाया जा रहा है, 2 आने के लिए 2 जाने के लिए. तो ये चीजें. अब आइए अगली बात हम करने जा रहे हैं,
जनरेशन एन एक शब्द आ गया है, इसका मतलब है नेटिजन। ऐसे हमारे लोग हम भी हैं, हम भी नेट पे 2 घंटा बिताते हैं रोज करीब, औसतन। कभी कभी 2.5 घंटे भी औसतन होते हैं। तो हम भी नेटिजन हैं। तो नेटिजन जो नेट पे अपना समय बिताता है नेटिजन है। और उसको जनरेशन एन कहा जाता है, यानी नेटिजन जनरेशन। तो नेटिजन यानी नेट जनरेशन, उसको आप जनरेशन एन भी कह सकते हैं या नेटिजन भी कह सकते हैं। अब है लोन मोराटोरियम की अवधि 28 सितंबर तक यानी परसों तक बढ़ा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर सुनवाई 28 सितंबर को करने वाली है। इसलिए कहा गया कि इस 28 सितंबर तक ये मोराटोरियम अपने आप होगा, कोई भी बैंक कोई कार्रवाई नहीं करेगा, एनपीए डिक्लेयर नहीं करेगा, डैश डैश। अब आइए, अब सवाल है हमारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार कि ब्याज को माफीनामा किया जाए नहीं किया जाए, इस पर बैंक पर क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और अगर बैंक नहीं कर सकती तो क्या सरकार जो है इस ब्याज को, इंटरेस्ट को, जो कोरोना पीरियड में जो है लोन लेने वाले, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो या कार लोन हो या और फिर किसी भी तरह का लोन जो हमने बैंक से लिया है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जा रहा है। इसमें गलतियां तो आम जनता की नहीं है, कोविड है और हमने तो देश की भलाई के लिए ये काम किया कि हम भी घर में रह गए, बच्चे भूखे हैं फिर भी हम देश की खातिर रह गए। जरा समझिए इस बात को। तो क्या ये देश जिसको मैं हमेशा टैक्स भरता हूं, क्या आज वो मेरी मदद नहीं कर सकता? ये देश मिल करके क्यों नहीं कर सकता? मेरे ब्याज नहीं माफ कर सकता? और नहीं कर सकता तो बैंक ले, आप सरकार सब्सिडी दे, सीधा सा सवाल है। तो उस पर और मुझे पूरी उम्मीद है कि परसों सुप्रीम कोर्ट ये काम करेगा, कुछ न कुछ अच्छे हित में आएंगे। इन दैट रिस्पेक्ट हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि 4 दिन पहले मोदी जी ने इशारा किया था कि हर राज्य अपने कोरोना में हुए नुकसान का आकलन करे, क्या खोया क्या पाया। समझ में आई बात? और उसी दिन मैंने पेपर में लिख दिया कैप्शन में कि बहुत जल्दी एक और रियायत से भरी आर्थिक पैकेज की घोषणा होगी। और आज का अखबार क्या कह रहा है कि काम चल रहा है वित्त मंत्री के संदर्भ में और बहुत जल्दी इसकी घोषणा होगी। और मैं मान के चलता हूं कि जैसे 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, ऑटोमेटिकली ब्याज सब्सिडी के तौर पर यह वेट ट्रांसफर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ घोषणा कर देगी। मैं मान के चलता हूं 30 तारीख से पहले, मुझे उम्मीद है, क्योंकि 30-32 सालों से पढ़ा रहा हूं, 22 साल से पढ़ा रहा हूं, 32 साल 1989 से पढ़ना शुरू किया कंपटीशन के लिए। तो अखबार, मैगजीन, टीवी की दुनिया को समझते हुए समझ में आ जाता है कि होने वाला क्या है, क्या होगा। इसलिए मैं आपके अखबार जब मैं आपको शेयर करता हूं तो उस पर कैप्शंस अपने भी डाल देता हूं जहां जरूरत लगती है। तो चलिए, तो मैं यही बात करने जा रहा हूं कि लोन मोराटोरियम के संदर्भ में 28 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, और 28 तारीख तक के लिए कह दिया गया है कि आप इसे एनपीए में नहीं डालेंगे। और यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि केंद्र सरकार एक क्या कहते हैं संगठन करे और एक कमेटी बैठाए और जो जांच करेगी कि ये ब्याज को कैसे खत्म किया जाए, क्या किया जाए। तो उसको ध्यान में रख के राजीव महर्षि जो हमारे वित्त सचिव रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में एक समिति गठित हुई है जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी, लेकिन भारत सरकार को देते हुए देगी, और वो बताएगी कि क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है 1 महीने के भीतर। तो देखिए क्या होता है, कुछ बेहतर होगा, हम लोग भी आशा लगा के बैठे हैं। ठीक है, अब आइए, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जज जो हैं दीपेंद्र दत्ता हैं, कोई इश्यू नहीं है पर नॉलेज में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 200 अरब डॉलर की पूंजी वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है और विश्व की चौथी कंपनी बन गई है। ये बहुत ही मायने की बात है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मैंने जो आपसे कहा उसको समझिए। मैंने क्या कहा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL जो मुकेश अंबानी की मेन कंपनी यानी मदर कंपनी है, वह कंपनी जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण, यानी कि किसी भी कंपनी की जो शेयर बाजार में जितनी शेयर्स हैं उस पर शेयर की जो वैल्यू है, तो टोटल शेयर और शेयर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दे आपस में, तो जो रकम बनेगी उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में देखें
तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 200 अरब डॉलर से आगे निकल गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की ये चौथी कंपनी हो गई जो 200 अरब डॉलर प्लस की पूंजी वाली कंपनी है। मतलब समझ में आ गई बात। तो ये भारत की एकमात्र है और वर्ल्ड की चौथी है। ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा, बैंकिंग में भी बनेगा और हर जगह बनेगा। कोविड 19 के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत 10 सितंबर तक हम देखें तो 13.74 लाख लोग जो भारतीय मूल के हैं या भारत के नागरिक हैं, जो विदेशों में रह रहे थे और कोविड में फंस गए थे, उन्होंने जो भी आवेदन दिया और जो कोविड के पेशेंट नहीं थे या थे तो क्वारंटाइन में रहकर फिट हो गए, वो भारत आए हैं। शिप से भी आए हैं और एरोप्लेन से भी आए हैं। तो लगभग 14.25 लाख भारतीयों को अब तक कैरी किया जा चुका है और ये आंकड़े अभी और बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे एक बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं, यानी कि चारित्रिक रोल प्ले करते हैं फिल्मों में, परेश रावल, नाम तो सुना होगा। तो परेश रावल जी जो हैं बहुत ही अच्छे चरित्र अभिनेता हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट हैं और अब उनकी एक उम्र भी हो गई और वो, आप जैसा कि जानते हैं, वो भारत के सांसद भी रहे हैं गुजरात के क्षेत्र से। तो परेश रावल के संदर्भ में देखें तो उनकी पत्नी किरण खेर, वो भी एक अच्छी आर्टिस्ट और चंडीगढ़ की सांसद रही हैं। कुल मिला के हमारा बात यह है कि परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और वो एनएसडी के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। ये क्वेश्चन बनेगा, ये आर्ट एंड कल्चर से आएगा, बनेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। गोल्डन टेम्पल, नाम तो सुना है, अमृतसर मंदिर या स्वर्ण मंदिर कह लीजिए, और एक हमारे आनंदपुर साहिब है, जो आनंदपुर में है, आनंदपुर साहिब। ये हमारे सिख बंधुओं के जो हैं मठ है, जत्था है, यानी तख्त है। 5 तख्त इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें ये तख्त है आपके पास। तो आनंदपुर साहिब और स्वर्ण मंदिर, इन सब में था क्या कि पहले ये फॉरेन एड नहीं ले सकते, यानी हमने क्या कहा, विदेशी चंदा नहीं ले सकते, पर अभी हमारे गृह मंत्रालय ने इनको आदेश पारित कर दिया है कि आप अब विदेशी चंदा ले सकते हैं। इससे बड़ा फायदा होगा और इसके नाम पर सिख धर्म का भी डेवलपमेंट होगा। और क्योंकि बहुत सारे सिख समुदाय हमारे जो हैं, जो इंडियन ओरिजिन है, वर्ल्ड के बड़े बड़े कोनों, बड़े बड़े देशों में रहते हैं, अच्छे खासे कमाई करते हैं, उनकी चाहत होती है कि अपने धर्म के लिए कुछ करें, तो मंदिर के जरिए, मंदिर के पर्पज से करते हैं। और उनका मंदिर बहुत इकोनॉमिक है, बहुत लोगों को राहत मिलता है, गुरुद्वारा से शेल्टर मिलता है, पैसे मिलते हैं, दवा मिलती है, खाना मिलता है, हर तरह का हेल्पिंग हैंड। आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जस्ट इनॉग्रेटेड 56 सीएनजी पंप्स, नाउ टोटल सीएनजी पंप इन इंडिया इज 2300। आप भी जानते हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के पेट्रोलियम गैस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी 56 इनॉग्रेट किया है सीएनजी पंप, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पंप। इस तरह से 2300 सीएनजी पंप अब भारत में हो गया है। समझ में आई कितने हैं भारत में? 2300। चलिए अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज ओपनर बैट्समैन क्रिस गेल, उसके पास 4 रिकॉर्ड हैं। वेस्ट इंडीज के बैट्समैन है, ओपनर है, सबसे पहले खेलने आते हैं, नाम है क्रिस गेल। क्रिस गेल के देखिए 2020 में रिकॉर्ड है, आईपीएल में रिकॉर्ड है, वैसे भी कुछ रिकॉर्ड्स जरा देखिए इनके रिकॉर्ड। T20 प्रारूप में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम है और सर्वाधिक छक्के का मतलब है 978 बार इन्होंने छक्के लगाए, कमाल कर दिया इन्होंने। T20 में 978 978 बार छक्के लगाए, मायने रखते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके पास। ठीक है, T20 में ये है। अब आइए, हमने देखा कि इनको 1026 चौके लगाए हैं, ये भी इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो चौका और छक्के का वर्ल्ड रिकॉर्ड T20 में इन्हीं के नाम है। जबकि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है, तो आईपीएल में 326 छक्के का रिकॉर्ड है। आईपीएल खेला जाता है तो इसमें कितने हैं? 326 छक्के का रिकॉर्ड है, 326 एडी और बीसी,
तो 326 बीसी में जाएंगे तो वार ऑफ हाइडास्पस, झेलम का युद्ध हुआ था पोरस और सिकंदर के बीच। T20 में रिकॉर्ड रन 13,296 रन बनाने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के पास है, और लॉन्गेस्ट पारी 175 रन की खेलने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। तो समझ में आए, 175 रन का T20 में पारी खेलने का रिकॉर्ड है, 13,296 रन का रिकॉर्ड T20 में इन्हीं के पास है, 978 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है, और 1026 चौके लगाने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। बहुत सारे रिकॉर्ड इन्होंने ले रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करते हैं जोजोबरा। ठीक है, तो जोजोबरा जो है एक फेस्टिवल है मैक्सिको में, जो एक राक्षस प्रजाति के संदर्भ में एक नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है, और इस फेस्टिवल में इस शक्ति को हराने की बात की जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रावण एक नकारात्मक शक्ति का प्रतीक है। ब्राह्मण होते हुए जो उसने काम किया तो हम उसको नेगेटिवली ही देखेंगे, प्रतीक है, और इसलिए हम उसको रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण इन सबको जलाते हैं। बात समझ में आई? ये चीज़ है। अब आइए, हम 12 सितंबर पे बात कर रहे हैं। अब हमारा घड़ी जाएगा 12 सितंबर की ओर। 12 सितंबर सैटरडे है, ये ध्यान में रखिएगा। 12 सितंबर 1897 को 123rd एनिवर्सरी ऑफ द, ठीक है, वैलियंट सोल्जर्स ऑफ द 36th सिख रेजिमेंट, अनप्रेसिडेंटेड सेक्रीफाइस इन द बैटल ऑफ, यू नो बेटर, सारागढ़ी। याद रखिए, 1897 में 12 सितंबर को एक लड़ाई लड़ी गई थी, सारागढ़ी का युद्ध, जिसमें हमारे जो हैं 36 सिख रेजिमेंट के वो सिपाही थे, मेरे ख्याल से 21 सिपाही थे, और 10,000 जो आताताई थे, जो मुस्लिम थे, उनका मुकाबला किया और वीरता के साथ लड़ा। इसे हार नहीं कहेंगे, हार दिलाया उनको। तो ये बातें हैं। अभी पंजाब की कैप्टन सरकार ने इन सब चीज़ों पे बड़े बड़े अब ऐड निकालते, पूरे पन्ने का, हाफ पन्ने का विज्ञापन देते हैं, और आप इसके ऊपर अक्षय कुमार की एक बेहतरीन फिल्म केसरी देख चुके हैं। वंडरफुल मूवी है, नो डाउट। तो केसरी इसी मूवी पे बना है, सारागढ़ी युद्ध पे। 12 सितंबर 1897, 36 सिख रेजिमेंट, 21 सिख जवान। याद होगा ना, फिल्म देखा हुआ तो। लोखहट, नहीं नाम सुना है? लोखहट, गुलिस्तान और सारागढ़ी, ये 3 किले थे ना, तो याद रखिए। तो सारागढ़ी में युद्ध हुआ था। वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब आइए, इंट्रा अफगान पीस टॉक्स टू बिगिन टुडे एट दोहा, कैपिटल ऑफ कतर, and there are a number of representatives to come together to pacify the Afghanistan, and especially to solve the problem between Afghanistan government and Taliban. And some representatives from that, like that Afghan government, terrorist representatives, and India, Pakistan and USA. यानी अमेरिका के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के, ये 4 तो होंगे। ये 4 हैं, प्लस जो अफगानिस्तान के आतंकवादी समूह हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, ये सब दोहा में, गल्फ कंट्री में वार्तालाप कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। और इधर बहुत कुछ भी हुआ था, पर वार्तालाप चल रही है। जैसे ये अगर सक्सेस होता है, चाइना इंडिया का वॉर रुक जाता है। अब पाकिस्तान तो ऐसे ही पिद्दी हो गया, चाइना इंडिया के वार को देखिए, ये घसक लिया। ठीक है, फिर आप देखिए इजराइल के साथ मिस्र और जॉर्डन का तो संबंध अच्छे थे ही, अब यूएई से, बहरीन से, और बहुत जल्दी सऊदी अरब से बेहतर हो रहा है। इन सब का असर क्या पड़ेगा समझते हैं? इसका असर पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को बराक ओबामा की तरह ही, उससे बेहतर काम कर रहे हैं अगर देखा जाए तो, नहीं, इनको नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। और स्वीडन के एक सांसद ने नॉमिनेट भी कर दिया है, और उस पर बहस हुई, और आज भी पेपर में ये बात आई है। और मैंने पहले ही कह दिया था 2 महीने पहले कि जब कोई डेमोक्रेट लेके गया, अगर बराक ओबामा लेके गए पीस अवार्ड, नोबेल का पीस अवार्ड, तो ये रिपब्लिकन भी लेके जाएंगे, और मुझे लगता है मिलेगा। अब आइए, 12 सितंबर के इन बातों को आपने देखा। अब हम बात करते हैं मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर 18 दिन की रनिंग के लिए
नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिसमें कहा गया कि 23 बिल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। उन 23 में से 11 बिल ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऑर्डिनेंस के रूप में अभी एक्टिव है। तो जैसे ही वो बिल पास हो जाएगा तो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा और ये बाकायदा फुल फ्लेजेस लॉ बन जाएंगे। लेकिन हम चलाएं 14 सितंबर से, हमने क्वेश्चन आवर को ख़त्म कर दिया, पर जो 0 आवर है उसको 1 घंटे की जगह हाफ आवर का कर दिया। जो 12 से 1 का होता है उसको हमने आधे घंटे का कर दिया और क्वेश्चन खत्म कर दिया, क्वेश्चन आवर। तो हम लोग शुरू किए 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर और 1 अक्टूबर को ख़त्म होना था। लेकिन जो हालात देखते गए, एक दो नहीं करीब 70-80 सांसद कोरोना पॉजिटिव होते चले गए, स्टाफ भी होते चले गए और जो मकसद था वो भी लगभग पूरा होता चला गया। बात इन दैट रिस्पेक्ट्स हमने क्या, और आप भी जानते हैं कि हर 6 महीने के भीतर में तो एक बार यानी 180 दिन के भीतर में एक बार आपको सेशन डालना ही पड़ेगा। अभी मध्य प्रदेश ने 1 दिन का सेशन बुलाया। रीज़न क्या है? क्योंकि 180 दिन से ज़्यादा होना ही है बिटवीन, होना नहीं है बिटवीन टू सेशन। तो ये चीज़ें, तो इस तरह से बात थी, तो ये हुआ। तो याद रखिएगा। और जो प्रेजेंट आपको मालूम है, हमने पार्लियामेंट के सेशन 10 ही दिन चलाए और कितने तारीख को ऑफ कर दिया, यू कैन अंडरस्टैंड। 14 को शुरू किया, 24 को ऑफ कर दिया, तो 24 को हमने सेशन को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो मोस्टली जो है 25 प्रस्ताव यानी बिल यानी कि पास हो गए। अब राष्ट्रपति अपना साइन मोहर लगाएंगे, एक्टिवेट करेंगे, तो ये चीज़ें। ठीक है, तो याद रखिएगा। कहते हैं 117 या 27% वर्किंग परसेंटेज रहा, क्योंकि मिनिमम टाइम रहा और मैक्सिमम 25 बिल पास हो गए तो वर्किंग ही रहेगा, चाहे हो हल्ला कुछ भी हो। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस बार का जो मॉनसून सेशन ये कहलाएगा, तो मॉनसून सेशन ही था ये, जो लेट हुआ। जनरली जुलाई अगस्त में हो जाता है, पर लेट हुआ बिकॉज ऑफ कोविड। तो मॉनसून सेशन 10 दिन का रहा और बहुत छोटा रहा। ये सेकेंड टाइम हुआ जो इतना शॉर्ट रहा। चलिए अब बात करें हम NCT Delhi has 14 Transport Department Authority, now 15th going to be set up, named DL15 Act, झरौदा कला। कहने के बाद एनसीटी जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो अथॉरिटी है वो 14 जोन है। 15वां जोन जो है वो भी सेटअप हो गया है, DL 15 उसका नाम है, जो झरौदा कला नजफगढ़ के पास ही, मेरे घर के पास ही है, वहाँ पे सेटअप हुआ है। तो ये ट्रैफिक पुलिस का एग्ज़ाम जब होगा तो काम आएगा। दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ काम आएगा। अब आइए डेथ। फिर एक कोरोना में बहुत लोग मरे हैं, जो नहीं मरने वाले थे वो भी मरे हैं। डेथ, स्वामी अग्निवेश, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ, समय के साथ सन्यासी बन गए, फिर आगे हरियाणा की तरफ नॉर्थ इंडिया और एक पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश कर दी है, आर्य सभा, 1970 में। और समय के साथ वो हरियाणा में एमएलए बन गए, फिर समय के साथ राजनीति छोड़ दी और फिर ये एक सोशलाइट, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किए। और इन्होंने जो है, जो कुरीमार प्रथा है उसको रोकने के लिए काम किए, कि जो लड़कियों को मार देते हैं, छोटे लड़कियों को मार देते हैं, कुरी मार, चाहे गर्भ के अंदर मार दे, ठीक है ना, यानी गर्ल्स एंटी-फर्टिसाइड्स के लिए खूब आंदोलन चलाया, तथा विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए आंदोलन चलाया। इसके अलावा इरेडिकेशन ऑफ द बाउंडेड लेबर, ये सबसे बड़ा इनका योगदान है। यानी बधुआ मजदूरी के खिलाफ इन्होंने बड़े आंदोलन चलाए और हमेशा केसरिया वस्त्र पहनते थे, पगड़ी भी लगाते थे। स्वामी ने थोड़ा कम्युनिस्ट सोच था। आज सवाल है कि जो कर्ज हमारे समाज के, उसके लिए जो लड़ेगा ना, वो थोड़ा कम्युनिस्ट हो ही जाता है, उसको ईश्वर से थोड़ा लगाव कम हो जाता है और मानवता के प्रति ज़्यादा दर्द उभर के आता है, एक स्वाभाविक गुण है। हालांकि बीच में उन्होंने कुछ ऐसे प्रवचन वगैरह दिए या कुछ ऐसी बातें कही कि बहुत लोगों ने उनको भीड़ में पकड़ के मारा भी, जो बहुत गलत आचरण था। हमें किसी भी व्यक्ति के अच्छे आचरण को देखना है और उसके स्वभाव अच्छे लगे तो उसको आगे बढ़ाना है। अगर भूल बस उसने कुछ गलती भी कर दी तो उसको इग्नोर करना है। अभी देखिए, सुनील गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान मजाक में एक बात कह दी कि कोरोना के समय में विराट कोहली को प्रैक्टिस करने का कम मौका मिला, तो क्योंकि वो बैट्समैन बार बार पिछड़ रहे हैं अभी, तो कम मौका मिला, बस वो जो है
अनुष्का के गेंद को ही खेल पाए। एक्चुअली क्या है, कोरोना के टाइम में अनुष्का और विराट कोहली का उसके अपने मकान के गार्डन में एक छोटा सा वीडियो क्लिप मार्केट में आया, यानी सोशल साइट पर, जिसमें अनुष्का टेनिस का बॉल फेंक रही है और ये विराट कोहली उसको मार रहा है। एक्चुअली उनके पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति ने इसको क्लिप को कैद कर लिया और उसको सोशल साइट पे डाल दिया, तो ये गवास्कर के हाथ लगा। तो अब कमेंट्री अभी कर रहे थे तो इस पर उन्होंने मजाक से बोल दिया, और कमेंटेटर मजाक करते कोई बुरी बात नहीं है, और इतने बड़े हैं, उनको हक है अपने बेटों के साथ भी मजाक कर। विराट कोहली उनका बेटे के बराबर तो है, और उन्होंने ही तो कहा था कि अगला सुनील गावस्कर विराट कोहली ही तो है। तो इस लिहाज से कह दिया कि इनको प्रैक्टिस करने का मौका कम मिला कोरोना टाइम में, लेकिन सिर्फ उन्होंने अनुष्का के ही गेंद को खेला। अब इसको कोई सेक्सुअली ले ले तो गलत बात है, और उन्होंने उसी के संदर्भ में कहा। अब इस पर देखिए, विराट कोहली की वाइफ अनुष्का ने लिख दिया कि आप तो कम से कम ऐसा नहीं बोलते ना, आज तक तो आपने किसी के लिए ऐसा नहीं बोला, मेरे लिए क्यों बोला। ठीक है, नहीं बोलना चाहिए, सिंपल एंड सोबर रहना चाहिए, हंस के टाल देना चाहिए इसको। क्या इतना भी हम भारतवासी हैं और एक ही खेल के लोग हैं, मजाक करने का इतना भी हक नहीं है? ये तो अच्छी बात होती, इस पर उसका हंस देते, थैंक यू लिख देते और अच्छी बात हो जाती। पर चलिए, तो याद रखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आस्क। क्या आस्क? तो ध्यान देना है।